वकील साहब वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, वो इस तरह के इंसान ही नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं वकील साहब, प्लीज। अच्छा मिस्टर आर्यन, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 14 साल। और इन 14 सालों में कभी आपने महसूस किया कि आपकी पत्नी किसी का खून भी कर सकती है? हरगिज नहीं, वो खून कभी नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस मिस्टर आर्यन, इत्तेफाक की बात है कि अभी इस वक्त आपकी पत्नी पर यही इल्जाम लगा हुआ है, तमाम उन सबूतों के साथ जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। होता है मिस्टर आर्यन, होता है। कभी कभी दो इंसान एक छत के नीचे जिंदगी गुजार देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे साथी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब झूठ है। आप मुझ पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं और ये सोच भी नहीं रहे कि मैंने ये किया भी है या नहीं। मैंने आपको पहले भी पूरा सच बता दिया। मैंने प्रभात मुखर्जी का खून नहीं किया। और क्या वजह थी? हाँ, मैं उनका खून क्यों करूंगी? आप क्यों करेंगी, कैसे करेंगी, ये तो आप हमें बताएंगी दुर्गा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभात मुखर्जी का इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए का था। और यह भी जानते हैं कि उसकी मौत से कंपनी को फायदा है। आर्यन साहब को तो है ही। इसके अलावा अगर कोई वजह है तो आप हमें बताइए। और जहां तक कत्ल कैसे हुआ या आपने कैसे किया, मैं बताता हूं। उस रात आप खुशी और आदित्य को तलाश करने के लिए निकले। आप हैरान थे कि आदित्य और खुशी अब तक लौटे क्यों नहीं। तभी आपने खुशी को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा। आपने बेहोश खुशी को अपनी गाड़ी में रखा और क्योंकि आदित्य आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे तो आपने सोचा कि शायद वो वापस गेस्ट हाउस चले गए होंगे, इसलिए आपने अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ाई। बगैर आर्यन के वहां पे रुकने से आप वैसे ही नाखुश थी। आप सोच रहे थे कि आप मालचीस आई क्यों, और तभी आपने सामने कुछ देखा। तब आपको लगा कि आपका वहां जाना बेकार नहीं गया। सामने सड़क पर प्रभात अकेले चले जा रहे थे। आपको पता नहीं था कि प्रभात भी वहां पे मिस्टर एंड मिसेस प्रांजपे की हत्या का पता लगाने के लिए आए हैं, जिस तरह से आदित्य आए। उन्हें भी अपने करोड़ों की फिक्र थी। आपका दिमाग फौरन काम करने लगा और आपने अपने फायदे के लिए मौका ढूंढ निकाला। आपने एक झटके में गाड़ी मिस्टर प्रभात से टकरा दी और उन्हें कुचल डाला। बेहोश खुशी आपकी गाड़ी में पड़ी हुई थी। आपने गाड़ी से उतर के देखा, प्रभात की सांसें अभी भी चल रही थी। आपने आव दिखाना ताव गाड़ी में पड़ा हुआ चक्कू निकाल के प्रभात पे वार करती रही और तब तक वार करती रही जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। आपने सोचा होगा कि प्रभात के मरने के बाद बिजनेस का मालिक बनने का सपना आपका बहुत जल्दी साकार हो जाएगा, लेकिन आप भूल गई मिसेस दुर्गा राज सिंह। कत्ल भले ही कितनी सफाई से किया हो, लेकिन कातिल के दामन पे दाग रह ही जाता है। नहीं, ये सच नहीं है योर ऑनर। प्रभात मेरे पीछे पड़ा हुआ था चाकू लेकर, मैं नहीं। वो खुशी को मारना चाहता था। खुशी? लेकिन उसकी वजह क्या थी? प्रभात को पता चल गया था कि खुशी अतीत देख सकती है। उसे पता चल गया था कि खुशी पता लगा ही लेगी कि प्रभात ने मिस्टर मिसेस परांजपे का खून किया था, और इसलिए वो खुशी का मुंह बंद कर देना चाहता था। दुर्गा जी, क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? सबसे पहले आप एक मरे हुए आदमी के सिर पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हैं, जिसका कि इस अदालत में कोई सबूत नहीं है। और फिर अतीत में देखना। आप क्या चाहती हैं कि आपकी इन बातों पे अदालत विश्वास कर ले? हो सकता है कि खुशी में कुछ प्रतिभा हो, कुछ लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन आप क्या समझती हैं, इन बेतुकी बातों का हम कानून की अदालत में जिरह कर सकते हैं? नहीं दुर्गा, सच शीशे की तरह साफ है। आदित्य और खुशी भले ही खुशी की अद्भुत शक्तियों को आजमाने के लिए गए होंगे, लेकिन आपने वो मौका अपने फायदे के लिए उठाया
और उसके लिए आपने बड़ी बेरहमी से मिस्टर प्रभात मुखर्जी का कत्ल कर दिया। That's all, Your Honor. मिस्टर दत्ता, आपको कोई और सवाल करने हैं? योर ऑनर, प्रभात मुखर्जी को छुरा घोंपे जाने का नया मुद्दा आने के कारण मुझे कुछ और दिनों की मोहलत चाहिए। ये अदालत सोमवार तक के लिए बर्खास्त की जाती है। दत्त साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दुर्गा ने अदालत में क्यों नहीं कहा कि खुशी होश में थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। और अब तो हमारे सामने इससे भी बड़ा मुद्दा है कि आखिर दुर्गा ने प्रभात को चाकू क्यों मारा। ऐसा नहीं हो सकता, दुर्गा ऐसा कर ही नहीं सकती। आप होश में तो मिस्टर आर्यन? आपकी पत्नी के खिलाफ सबूतों के ढेर पे ढेर लगते जा रहे हैं। वो हमसे कहती हैं कि सारे वाकयात की खुशी चश्मदीद गवाह है और अदालत में जाकर अपने ही बयान से मुकर जाती हैं। हमसे कहती हैं कि प्रभात उनके पीछे खंजर लेकर दौड़ रहा था और उसी खंजर में उन्हीं की उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। माफ कीजिएगा आर्यन साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी हमसे कुछ छुपा रही है। ये कहानी उतनी साफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। दुर्गा का यूं जानबूझकर कत्ल की वारदात को छुपाना, सबूतों को छुपाना सिर्फ एक ही मंशा को जाहिर करता है, वो है कातिल को छुपाना। दुर्गा बेगुनाह है, मेरा यकीन कीजिए वो बेगुनाह है। मगर इसे साबित करने के लिए मुझे सबूत चाहिए, और अगर ठोस सबूत नहीं भी मिलते हैं तो कुछ ऐसे निशान चाहिए जो हमें सच्चाई तक पहुंचा सके। एक रास्ता था, वो तो आपकी पत्नी ने खुद बंद कर दिया। जितने निशान थे उनको बचाने के लिए वो उन्होंने अपने हाथों से मिटा दिए, ये कहकर कि इस वाकयात का कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है। और अगर अब फिर से खुशी को गवाही के लिए बुलाएं भी तो क्या दुर्गा झूठी साबित नहीं हो जाएगी? और फिर कोई खुशी की बात पर क्यों यकीन करेगा? उन्हें तो यही लगेगा कि दुर्गा को बचाने के लिए हम झूठ का सहारा लेकर सच्चाई का ताना बाना बुन रहे हैं, और दुर्गा अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा उसी तरह ले रही है जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। वाह वकील साहब, आपने तो अदालत के फैसले से पहले ही दुर्गा को मुजरिम करार दे दिया। आई एम सॉरी, मैं तो बस आपको सच्चाई का एहसास कराने की कोशिश कर रहा था। आदमी कोशिश तो अंतिम क्षण तक करता रहता है, पर उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तब तक नहीं जब तक कि कोई चमत्कार ही हो जाए।
ओ हाय, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे इतनी भूख लगी थी, पिज्जा ही ऑर्डर करने वाली थी अभी। तुम तो मेरे लिए कुछ बना कर भी नहीं गई ना? आई एम सॉरी भाभी, मुझे आने में देर हो गई ना। मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ इसलिए। ओह हाँ, डैडी जी कैसे हैं? ठीक है ना वो? कुछ खास नहीं, उनकी तबीयत में इतनी सुधार तो नहीं हुई है, इसलिए घर आने में थोड़ा और वक्त लग जाएगा। वैसे मैं पापा से नहीं, मैं आदित्य जी से मिलने गई। ओह हाँ, वो कैसे हैं? आई होप ही इज ओके। बहुत अच्छे तो नहीं हैं। वैसे आप उन्हें देखने नहीं गई? वो तो आपकी बहू के चाचा है ना, और सुमित्रा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, है ना? हाँ हाँ, याद है मुझे। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूं, यहाँ आने के बाद इतनी बिजी हो गई हूँ ना शॉपिंग में, खुद के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। गंगाधर जी ने तो अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन उनकी बेटी की पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के साथ समझौता करने में ही चली गई। अब देखो ना, जब तुम लोग यहाँ आए थे तो मेरे खैर छोड़ो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं आदित्य को देखने नहीं जाऊंगी? इनफैक्ट मैं तो सुमित्रा को ही फोन करने वाली थी। बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। वृंदा, बात तो सिर्फ पलटने में ही नहीं, पूरी तरह उसे बदलने में तो तुम्हारी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा माहिर है। जितना उसका कद जमीन के ऊपर है ना, उससे 3 गुना तो जमीन के नीचे है। पर तुम्हें ये सब क्यों दिखाई देगा? तुम तो उसकी प्यारी माँ हो ना। तुम्हें तो बस रेव्स में ही बुराइयां नजर आती है। ये दिन शायद हमारी जिंदगी का सबसे काला दिन था। वह दुर्गा से किए जा रहे हर सवाल के साथ उसकी हमारे साथ बीती हुई जिंदगी जैसे पल पल फिसलती जा रही थी। उस तेज तूफान से उसका हाथ हमारे हाथ से दूर और दूर जा रहा था। पता नहीं क्या होगा अब आगे। लेकिन दुर्गा ने ये सब किया कैसे? मृदुला, क्या हो गया तुम्हें? उस वकील की दलील सुनकर तुम दुर्गा पर शक करने लगी हो? मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूं कि दुर्गा ऐसा कभी भी किसी भी हाल में नहीं कर सकती, कभी नहीं। और तुम भी उस पर शक करना छोड़ दो। लेकिन वो सब सबूत जो उसके खिलाफ है, उनका क्या? वो सब कैसे इकट्ठा हुए? ये सब मैं नहीं जानता, और शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। और वैसे भी उस रात की बात उस रात के अंधेरे में दफन होकर रह गई है, जो हम नहीं जानते। आदित्य का भी हमें पता नहीं कि उसके साथ में क्या हुआ। और प्रभात को चाकू मारे जाने वाली बात, वो भी तो हमें आज ही पता चली है ना। हो सकता है कि वहां दुर्गा के अलावा कोई और भी हो जिसने ये सब किया है। हर्ष, वहां दुर्गा के अलावा सिर्फ खुशी थी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम खुशी का हो ही नहीं सकता। और खुशी और दुर्गा के अलावा उस रात वहां कोई तीसरा था ही नहीं। फिर किसने किया ये सब? कुछ समझ में नहीं आता। ये केवल एक भ्रम है, एक छलावा है। अदृश्य मायाजाल चारों ओर फैला हुआ है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इसका अधिकतम प्रभाव दुर्गा की सूझबूझ पर पड़ा हुआ है। वो एक अंधविश्वास का हाथ पकड़कर अंधाधुंध अनजानी राहों पर चली जा रही है, उस खाई की ओर जहां उसका पैर फिसल सकता है और उसका जीवन दांव पर लग सकता है। दादाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? दुर्गा जैसी समझदार औरत ऐसा क्यों करेगी भला? वो विवश है, विवश है वो। उसके चारों ओर जो चक्कर भी छाया हुआ है, वो उसे ये नहीं देखने देगा
कि सच क्या है और झूठ क्या है। और वैसे भी आजकल उसके नक्षत्र ठीक स्थिति में नहीं है। निरपराध होने पर भी उसे औरों के अपराध का दंड भुगतना पड़ सकता है। पर दादाजी हम उसे आगाह तो कर सकते हैं, शायद वो सावधान हो जाए और आने वाली मुसीबत से बच जाए। अवश्य हम उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आने वाली घटनाओं से उसको अवगत भी कर सकते हैं, परंतु उसकी अंतरात्मा की शक्ति, उसकी सोचने और समझने की शक्ति को सही काम करने नहीं देगी। इसी तरह उसे हमारे संसार से अलग थलग कर देगी और दुर्गा का संसार एकदम अलग हो जाएगा। मुझे बताना होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। कैसे रोकूं? ओह माय गॉड, सुमित्रा मुझे लगता है तुम्हें जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं देखती हूँ उन्हें, तुम जाओ प्लीज। आदित्य जी, आदित्य जी आप ठीक है ना? मुझे रोकना होगा। क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? आई कांट बिलीव इट। जो मैंने अभी अभी सुना वो सच है। कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है मुझे। मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ कोहरा कुछ कुछ छटता दिख रहा है। मुझे मालूम है कि ये मैंने नहीं किया और ना ही खुशी ऐसा कर सकती है, तो फिर ये कौन कर सकता है? प्रभात का खून किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजू ने ही? कहीं प्रभात ने तो जीजू को जख्मी नहीं कर दिया हो और जीजू ने ही हमारे पीछे आकर प्रभात को चाकू से मार डाला हो। Oh my God, क्या ये सच है कि जीजू ही असली कातिल है?